हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारे पास पॉपुलेशन इंटरेक्शन आता है। प्रेडेशन के बारे में सब क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आप आजकल डाउट पूछ नहीं रहे हैं और मैंने लाइव सेशन लिया नहीं। आपका डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे, क्योंकि लाइव सेशन में तुम बहुत ज़्यादा डाउट्स नहीं बताते हो। ठीक है, आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो कि मैम ये हमारा डाउट है, मैं वहीं पे तुम्हारा डाउट शॉर्ट कर दिया करूँगी। फाइन। और क्वेश्चंस लगाते रहिए साथ ही साथ। कंपटीशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. डार्विन ने, अभी आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डार्विन जो थे वो क्या कहते थे और डार्विन का थ्योरी क्या था। लेकिन डार्विन ने एक थ्योरी दिया था नेचुरल सिलेक्शन का। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर फूड और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो फिर एक अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रगल चलता है, कंपटीशन होता है, स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए। फिर जो सबसे फिट होता है वो सरवाइव करता है नेचर में। फिर तो डार्विन ने ये बात कही थी अपने जो नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी था उसमें कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जो ज़्यादा फिट होगा, फिटनेस यहाँ पे मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस से, जो रिप्रोडक्टिवली ज़्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। और उनको ये बात मानने के लिए वो थोड़ा कन्विंस हो गए थे कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोर्स है, बहुत ही पोटेंशियल है इसमें, ये बहुत पोटेंट फोर्स है। कहीं ना कहीं उनका मानना ये हो गया था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या आप समझ गए? डार्विन ने जब स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, और वो कन्विंस हुए थे कि इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू स्पीसीज जो कंपटीशन रहेगा वो दैट विल बी अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources. ठीक है, तो जनरली क्या बिलीव किया जाता है कि कंपटीशन कब होता है? जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करती हैं दैट आर लिमिटिंग, बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। देखिए, जनरली ये बात की जाती है कि कंपटीशन कब होगा? जब बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पीट करेंगी। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं तो उनकी ज़रूरतें भी बहुत सारी सेम होंगी, तो वो फिर सेम तरह के रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करेंगी। और वो सेम तरह के रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो लिमिटेड है पहले ही। जब लिमिटेड है चीज़ और दो स्पीसीज उसी को खाना चाहती है तो उनमें क्या होगा? कंपटीशन होगा। तो ये जनरली बिलीव किया जाता है कि ऐसा होता है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं जो सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करती हैं, बट ये पूरी तरह से सच नहीं है। फर्स्टली, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। ज़रूरी नहीं है कि सेम रिसोर्स जो है, अब पानी हम भी पीते हैं, ठीक है, पानी कोई दूसरे स्पीसीज भी यूज़ करेगी, वाटर को, प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है। अब पानी जब के लिए कंपटीशन हम में भी है, प्लांट्स में भी है। प्लांट्स तो एंटायरली डिफरेंट है, हम एंटायरली डिफरेंट हैं। तो ये कहना कि कंपटीशन सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होता है सेम रिसोर्सेज के लिए, तो ये बात सही नहीं है। पहली बात है कि टोटली जो अनरिलेटेड स्पीसीज हैं उनमें भी कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इन शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in lake. देखिए, शैलो मतलब उथली उथली जो लेक्स हैं, है ना, जहाँ पे बहुत गहराई नहीं है। साउथ अमेरिकन लेक्स हैं जहाँ पे फ्लामिंगोज भी आते हैं और वहाँ पे जो रह रही होती हैं फिशेस, वो दोनों ही कॉम्पीट करते हैं। किसके लिए कॉम्पीट करते हैं? देखिए, किसके लिए? फ्लामिंगो एक तरह का बर्ड है, ठीक है, बर्ड की तरह है, बर्ड है फ्लामिंगो। और जो वहाँ फिशेस हैं साउथ अमेरिकन लेक में, वो जू प्लैंकटन खाते हैं। तो फ्लामिंगोज बर्ड्स हो गए, फिशेस बिल्कुल अलग हो गई, लेकिन उनका कॉमन रिसोर्स है जू प्लैंकटन। तो वो जू प्लैंकटन को खाते हैं, जू प्लैंकटन के लिए, जू प्लैंकटन्स को की उनको ज़रूरत होती है।
सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर, और ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन तभी होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कई बार ऐसे भी कंपटीशन हो जाता है. इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of other species even if resources are abundant. देखिए, हम पहले क्या पढ़ रहे थे कि कंपटीशन कब होगा, कि जब रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होंगे, है ना, और तब उसके लिए सेम स्पीसीज जो हैं वो कॉम्पीट करेंगी. जो सेम तरह की रिलेटेड स्पीसीज हैं वो उन कॉमन रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करेंगी, लेकिन वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. तो पहली बात हमने ये निकाल दी कि रिसोर्सेज लिमिटेड ज़रूर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड ही हो, कई बार जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं. पहली बात थी कि रिलेटेड स्पीसी में नहीं, अनरिलेटेड में भी हो सकता है कंपटीशन. दूसरी बात है कि रिसोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि लिमिटिंग हो, कई बार बहुत सारी अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, फिर भी कंपटीशन देखने को मिलता है. इस ऐसे रिसोर्सेज को हम इंटरफेरेंस रिसोर्स कंपटीशन कहते हैं. इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या हुआ कि एक स्पीसीज है, दूसरी स्पीसीज है, बहुत सारा है यहाँ पे, खाना वाना बहुत सारा है यहाँ पे, लेकिन ये ए स्पीसीज जो है, इस ए स्पीसीज का खाने की कैपेसिटी बी स्पीसीज से ज़्यादा है. ठीक है, जब तक बी स्पीसीज खाने का सोचेगा, शुरू करेगा धीरे धीरे, तब तक ये ए स्पीसीज पूरा खाना ख़त्म कर देगा. खाना बहुत था, लिमिटेड नहीं था, बहुत था, लेकिन ज़्यादा फीडिंग कैपेसिटी किसकी है, ए की. तो इसको कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन. एग्जैक्टली लिमिटेड रिसोर्स नहीं है यहाँ पे. देखिए, फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of other species even if resources are abundant. मतलब किसी दूसरी एक स्पीसीज का फीडिंग जो है वो कम हो जाएगा दूसरी स्पीसीज की इंटरफेरेंस की वजह से. बस ये है, एक स्पीसीज की फीडिंग एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है दूसरे स्पीसीज की इंटरफेरेंस की वजह से. और इसको हम कहते हैं, बताइए इसको अब हम क्या कहेंगे, इसको अब हम कहेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन. किसी एक स्पीसीज का जो एबिलिटी है किसी चीज़ का वो कम हो जाना ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पीसीज. Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species, measured in terms of its R, the intrinsic rate of increase, is significantly lowered in the presence of another species. तो कंपटीशन को डिफाइन करने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे तो सेम तरह की स्पीसीज में जो है वो हमको कंपटीशन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा. कंपटीशन को अगर सही से हमको डिफाइन करना है तो हम कहेंगे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्पीसीज की जो फिटनेस है वो सिग्निफिकेंटली लोअर हो जाती है, कम हो जाती है दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में. अब फिटनेस हमको पता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और ये फिटनेस मेजर की जाती है आर, द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज. मतलब उस पर्टिकुलर स्पीसीज में रिप्रोडक्शन के लिए कितनी कैपेबिलिटी है, अगर उसको सब सही से प्रोवाइड किया जाए तो वो कितना रिप्रोडक्शन कर सकती है, कितना अपना नंबर बढ़ा सकती है, यही किसी भी स्पीसीज का इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज होता है. तो कंपटीशन का डेफिनेशन बोलिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक स्पीसीज का फिटनेस कम हो जाता है दूसरी स्पीसीज की वजह से. It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiment as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species, but evidences for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. देखिए क्या कहते हैं ये, हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें कंपटीशन को बताना इजी रहेगा, जैसा कि गॉस ने किया. गॉस और बहुत सारे और भी इवोल्यूशनरी इकोलॉजिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने किया. उन्होंने बताया कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कॉम्पिटिटिवली जो सुपीरियर स्पीसीज होगी, दो स्पीसीज हैं, इन दोनों में से जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो अपनी इन्फीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगी. ठीक है, ये कहना था गॉस का और बाकी के इकोलॉजिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके अकॉर्डिंग दो स्पीसीज में कंपटीशन है तो जो वाला स्पीसीज सुपीरियर होगा वो दूसरी को एलिमिनेट कर देगा. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हमको ऐसा देखने को मिले.
बट ऐसे सबूत हमको पूरी तरह से नहीं मिले हैं कुछ सबूत हैं, कुछ इसके अपोजिट भी हमको सबूत मिले हैं, प्रूफ। ठीक है, देखिए कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। ये आप समझ गए कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो हो रहा है मतलब एक ने दूसरे को निकाल दिया, इसी को कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या हुआ, एक सुपीरियर स्पीसीज ने दूसरी इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर दिया। जब कंपटीशन है दो स्पीसीज में, जो सुपीरियर है उसने इन्फीरियर को एलिमिनेट कर दिया, इसी को हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन गॉसेस ने दिया था। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस डज नॉट एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस। हमेशा हमको ऐसा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन नहीं देखने को मिलता है, हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऐसे कोई एविडेंसेस इसके लिए नहीं मिले हैं। देखिए मैंने आज हाईलाइट नहीं किया है तो आप ध्यान देते रहिए। द अबिंगडॉन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, द एबिंगडॉन टॉर्टोइज, डॉन भी होता है भाई टॉर्टोइज। द एबिंगडॉन टॉर्टोइज in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goats. Another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release. ठीक है, चलिए पहला तो समझ गए हम कि एबिंगडॉन टॉर्टोइज जो थे, हमने कहा था ना ये कॉम्पिटिटिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों रिलेटेड स्पीसीज होंगी और रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, है ना। और एक स्पीसीज जो है दूसरे को एलिमिनेट कर सकती है। जैसे एबिंगडॉन टॉर्टोइज होते थे गैलापागोस आइलैंड में, वो एक ही दशक में गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उस आइलैंड पे गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। गोट्स का जो चरने की कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, तो वो चर जाती थी, पूरा घास खा लेती थी। गैलापागोस जो एबिंगडॉन टॉर्टोइज था उसको अपने सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। अनदर एविडेंसेस भी हमको मिलते हैं कि नेचर में जो है वो कंपटीशन होता है, लेकिन ये आता है कंपटीशन रिलीज से। अब देखिए एक कंपटीशन रिलीज क्या होता है। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competitive species is experimentally removed. Definitely एक species जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक ये ए स्पीसीज है, ठीक है, ये एक बड़े से किसी एरिया में रहती है, लेकिन ये इसी जगह पे रहती है। क्यों? क्योंकि बाकी कहीं 20 स्पीसीज हैं जो इसके साथ कंपटीशन करती है, ठीक है, और इसीलिए ये नहीं चाहती कि उसके साथ कंपटीशन करे, ये अपना एक छोटा सा एरिया बना के रखती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इस 20 स्पीसीज को यहाँ से हटा दिया गया तो ए भी अपना क्या करेगा, एरिया बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, कॉम्पीटिंग स्पीसीज को थोड़ा सा हटा दिया गया तो ए स्पीसीज ने अपना एरिया बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, समझ गए। ओके, तो एक इसको अ स्पीसीज whose distribution is restricted to a small geographical area, वो स्पीसीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया पे ही है, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज, है ना, दूसरा कोई कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज था। तो फिर कहते हैं कि जब उस स्पीसीज को हटा दिया गया, ठीक, तो जो आपकी ए स्पीसीज थी उसका रेंज भी बढ़ गया। ओके, तो इसका ये हुआ कंपटीशन रिलीज। कंपटीशन रिलीज क्या हुआ कि जो स्पीसीज थी कंपटीशन वाली वो हट गई, ठीक, ये कंपटीशन रिलीज हो गया। यू गेट इट। तो इसकी वजह से पहली वाली को रिसोर्सेज पे ज़्यादा अपना हक मिलने लग गया, ये कंपटीशन रिलीज हुआ। समझ गए या नहीं समझे? Cornell's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle Balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle Cathamalus from that zone. ठीक है, तो किसने किया? barnacle एक एनिमल होता है, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ये,
कॉर्नेल्स ने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया। कहाँ किया? स्कॉटलैंड में समुद्र के किनारे जो रॉकी सरफेसेस थे, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे कॉर्नेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि लार्जर जो बैरनेकल है, बड़े बैरनेकल एनिमल का नाम है बैलेनस, वो एक उस जगह को, इंटरटाइडल एरिया क्या होता है समझते हैं आप? टाइड्स पता है कि नहीं पता है? इंटरटाइडल एरिया क्या होता है? इंटरटाइडल एरिया बताइए, जल्दी से बताइए। मैंने कल भी बताया था कि इंटरटाइडल एरिया क्या होता है। कुछ भी आइडिया हो इंटरटाइडल जोन का सोचने की, तो पहले सोचने की तो कोशिश करनी है कि इंटरटाइडल जोन क्या होता है। तुमने मूवीज देखी होंगी ना, जहाँ पे रॉक 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 बीच में ऐसे सी वगैरह है, बीच में रॉक्स भी होती हैं कहीं कहीं पे, साइड साइड में, किनारे किनारे पे, है ना, और वहाँ पे जोर से पानी छपाक करके पड़ता है, दैट इज इंटरटाइडल जोन। क्लियर ना? ठीक है। तो कॉर्नेल्स ने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया इंटरटाइडल एरिया पे, जो था स्कॉटलैंड का रॉकी सी कोस्ट। वहाँ उन्होंने देखा कि जो लार्ज सुपीरियर बैरनेकल है बेलेनस, वो ज़्यादा था, डोमिनेट करता था, और वो छोटे छोटे बैरनेकल को उस जोन से हटा देता था। इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन कार्निवोर्स। याद रखिएगा कि जब भी कंपटीशन होता है तो कार्निवोर्स पे इतना अफेक्ट नहीं होता, हर्बीवोर्स और प्लांट पे कंपटीशन का ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो कंपटीशन में जो है वो सुपीरियर स्पीसीज जनरली क्या करती है? सरवाइव कर जाती है, और जो इन्फीरियर है उसको एलिमिनेट करती है। इसके ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा अबिंगडोन टोर्टोइस का, जो गैलापेगोस आइलैंड में था, वो गायब हो गया क्योंकि जो गोट थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा आता है कंपटीशन रिलीज, ये भी एक एविडेंस बनता है कि एक स्पीसीज जो है वो दूसरे को बाहर निकाल सकती है। कंपटीशन रिलीज कैसे एक एविडेंस बन गया? क्योंकि कंपटीशन रिलीज में हमने देखा कि जो एक कॉम्पिटिटिव दो स्पीसीज हैं, तो जब एक जो सुपीरियर स्पीसीज है उसको हटा दिया जाता है, तो जो दूसरा स्पीसीज था जो छोटे से एरिया में रह रहा था, फिर वो बड़ा, उसका उसमें हमको ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। इसका हम समझ गए कि एक स्पीसीज अगर 20 स्पीसीज है, 20 स्पीसीज जो है इससे डरता है ए स्पीसीज, इसीलिए अलग सा रहता है। ठीक है, वो डरता है कि अगर ये मैं इसके साथ रहने लगा, तो इसी के एरिया में रहने लगा, तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे रिसोर्सेज नहीं देगा, इसलिए मैं अपनी ही एक टेरिटरी बनाता हूँ, इसी में रहता हूँ। लेकिन जैसे ही बी को हटाया गया, ए फटाफट पूरी टेरिटरी को कब्जाने के लिए आ गया, तो क्योंकि इसका कंपटीशन रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो इसका ये कुछ एविडेंसेस थे जहाँ बताया गया कि हमारे पास जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में जो सुपीरियर स्पीसीज है वो इन्फीरियर को एलिमिनेट कर सकती है, जैसे बैरनेकल बेलेनस किसको, बैरनेकल कैथेमेलस को कर सकता है, गायब कर सकता है। ठीक, और कंपटीशन में ज़्यादा अफेक्ट हर्बीवोर और प्लांट को होता है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। लेकिन देखिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी, ये देखिए, Gauss's competitive exclusion principle state that two closely related species competing for the same resources coexist indefinitely and competitively inferior one will annihilate eventually. तो गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि दो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी जो सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करेंगी, आराम से रहेंगी कुछ टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है बाद में। यही हम पढ़ रहे थे तब से। ठीक है, ये ट्रू हो सकता है, दिस में भी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। तो गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ तब सही साबित होता है जब हमें लिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। हमने क्या बोला था, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सुपीरियर स्पीसीज जो है इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर दे, क्योंकि हमेशा इसके एविडेंसेस हमको नहीं मिलते। कुछ एविडेंसेस थे जिनके बारे में हमने पहले बात कर लिया, लेकिन अब जो है वो और बात करते हैं। ये गॉसेस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ कब काम करेगा, जब रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होंगे। More recent studies do not support such gross generalization about competition. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature,
They point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion. तो अभी जो स्टडीज हो रही हैं वो स्टडीज ये बताती हैं कि ये चीज़ जनरलाइज कर लेना कंपटीशन के बारे में कि एक स्पीसीज जो है वो दूसरे को पूरा ख़त्म कर देगी, ये जनरलाइजेशन एक गलत है, क्योंकि ऐसा होता तो हर रोज़ हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे कंपटीशन चल रहे हैं तो मैक्सिमम इंफीरियर स्पीसीज गायब हो चुकी होती। लेकिन उनका मानना है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सुपीरियर स्पीसीज हमेशा ही अपनी इंफीरियर स्पीसीज को हटा देगी, वहां से ख़त्म कर देगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो स्पीसीज कंपटीशन को फेस कर रही हैं उनमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व होगा कि वो क्या कर सकें, वो एक स्पीसीज को गायब होने से अच्छा है कि वो को एग्जिस्टिंग दोनों साथ साथ में रह सकें, ऐसा कोई मैकेनिज्म प्रमोट कर सकें। ठीक है, जैसे तुम एक हो, दो लोग हो, दो लोगों को कहा गया, पहले कहा गया कि अरे जो सुपीरियर है वही रहेगा, इंफीरियर नहीं रहेगा। ठीक, फिर कुछ इकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो सारी की सारी सुपीरियर स्पीसीज ही होती और कोई भी इंफीरियर स्पीसीज नहीं होती। हाँ, हम मानते हैं कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो लिमिटेड रिसोर्सेज के टाइम पे क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज के टाइम पे हमको देखने को मिलेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज के टाइम पे हमको देखने को मिलेगा कि सुपीरियर रहेगा, इंफीरियर चला जाएगा। लेकिन अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो ऐसा नहीं होगा। जो कॉम्पिटिटिवली कंपटीशन भी फेस कर रही हैं स्पीसीज, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकाल लेंगी कि वो एक साथ रह सकें। ठीक, ऐसा ही मैकेनिज्म है रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स को पार्टीशन मतलब रिसोर्सेज को बांट लेना। अब कैसे बांटना है रिसोर्सेज को? If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding or different foraging pattern. समझ गया? अगर दो स्पीसीज का रिसोर्स सेम है, सपोज करो कि कुछ स्पीसीज एक ही मैदान में घास खाने आती हैं, एक ही पेड़ पे जो है वो अपना खाना ढूंढती हैं, तो क्या करेंगी वो कंपटीशन को अवॉइड कर सकती हैं। कैसे? एक स्पीसीज सुबह घास खाने आए, थोड़ा खा ले, और एक स्पीसीज शाम को घास खा ले। ठीक है, ये हो गया इनका डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग, या फिर इनके खाने का तरीका बदल दो। कुछ बर्ड्स जो हैं वो क्या करेंगे, बिल्कुल आपके फ्रूट्स खाएंगे, कुछ जो है वो पत्ते खा रहे होंगे एनिमल्स, कुछ जो है वो बिल्कुल टॉप से खाएंगे, कुछ जो है वो नीचे से खाएंगे। तो इस तरह से फोरेजिंग पैटर्न को डिफर करके और कंपटीशन और फीडिंग टाइम को डिफर करके कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है। मैक आर्थर जो थे उन्होंने शो किया था 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ बार्बलर्स, प्लांट बर्ड है, ओके, बार्बलर्स living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. मैक आर्थर थे जिन्होंने शो किया था कि 5 अलग अलग स्पीसीज ली थी उन्होंने, बार्बलर्स की 5 अलग अलग स्पीसीज ली थी। तो कुछ स्पीसीज जो थी वो फ्रूट खा रही थी, कुछ पत्ते खा रही थी, कुछ बिल्कुल नीचे वाले पत्ते खा रही थी, कुछ ऊपर वाले पत्ते खा रही थी, कुछ मतलब बिल्कुल नए पत्ते आ रहे थे उनको खा रही थी, कुछ पुराने पत्ते आ रहे थे उनको खा रही थी, कुछ कच्चे फ्रूट खा रही थी। तो मतलब 5 स्पीसीज थी लेकिन वो एक साथ रह पा रही थी, एक ही पेड़ पे क्लोजली रिलेटेड थी, एक ही पेड़ था लेकिन फिर भी वो रह पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी फोरेजिंग एक्टिविटीज जो थी वो अलग अलग थी। तो कंपटीशन में हमने समझ लिया कि कंपटीशन कैसे कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, क्या चीज़ें हमें कंपटीशन के लिए माननी है, क्या नहीं माननी है, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। ओके।